हीट इंजन। और लगे हाथ मैं इसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी समझा दूंगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी इसी में समझा दूंगा। हीट इंजन, जी हाँ वही हीट इंजन, वही हर वो इंजन जिसमें धुआं निकलता है, चाहे वो आपकी स्कूटी में हो, चाहे वो आपकी बाइक में हो, कार में हो, ठीक है, ट्रैक्टर में हो, ट्रक में हो, जिसमें चाहे वो एरोप्लेन में हो जिसमें धुआं निकलता है, वो सब हीट इंजन होते हैं। हाँ, अब एक नया ट्रेंड चलने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उस वो हीट इंजन नहीं होते, उसमें सिर्फ ऑर्डिनरी मोटर होती है। हीट इंजन वो जिसमें आपके फ्यूल डलते हैं, किस टाइप के, चाहे वो सीएनजी डले, चाहे वो पेट्रोल डले, चाहे वो जैसे ट्रेन गदर वाली पिक्चर है, कोयला, सनी देओल कोयला उठा उठा के डाल रहे हैं उसमें, तो स्टीम बना रहे हैं, वो है ना, ये जहाँ फ्यूल खर्च होता है, जहां धुआं निकलता ही निकलता है, उन हीट इंजन की वर्किंग हम पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए, तो हीट इंजन, किसी भी बेसिक हीट इंजन में 3 पार्ट होते हैं, 3। एक, अब ये मत कहना सर मैंने देखा तो हीट इंजन में वो बोल्ट भी था, नट भी था, कि फिल्टर भी थे, कि बनाने भी थे, हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे अभी, है ना। तो बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है वर्किंग सब्सटेंस, आइडियल गैस, आइडियल गैस, क्योंकि हमने कल बॉलिंग कराई थी ना, सबसे ध्यान करो कि हाँ भाई आइसोथर्मल प्रोसेस बॉलिंग कर, साइक्लिक प्रोसेस बॉलिंग कर, तो हमारे इंजीनियरों को लगा कि आइडियल गैस इज द बेस्ट वे। हालांकि ठीक है ना, थ्योरेटिकल तो पढ़ ही तो सकते हैं ना, थ्योरेटिकल तो पढ़ ही सकते हैं। आइडियल गैस एज अ वर्किंग सब्सटेंस, मतलब ये समझिए, ये ना हमारा, ये है वर्किंग सब्सटेंस, ये रहा, और ये रहा पिस्टन, यही है इंजन, यही इंजन है, ठीक है, यही इंजन है। अब क्या करते हैं इसको अब ये तो हीट से चलेगा ना, जब हम इसे हीट देंगे तब ये पिस्टन एक्सपेंड होगा, तो इसके लिए हम एक सोर्स लेते हैं यहाँ पे, सोर्स, ठीक है, सोर्स, और रिजर्वॉयर भी बोल सकते हैं। जब रिजर्वॉयर मतलब भयंकर रूप से हीट इकट्ठी हो, कितनी भी हीट ले लो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे समुद्र है, पानी का अथाह भंडार है, उसमें से 2-4 बाल्टी, 20 बाल्टी, 50 बाल्टी, है ना, निकाल लोगे तो समुद्र में कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। तो सोर्स बोलो या रिजर्वॉयर बोलो, सोर्स, मेंटेन्ड एट हाई टेम्परेचर, मेंटेन्ड एट हाई टेम्परेचर T1, ठीक है, इससे हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, इससे हाई टेम्परेचर होना चाहिए, वर्किंग सब्सटेंस से हाई टेम्परेचर होना चाहिए T1, इससे ये हीट लेगा, ये देगा हीट, ये देगा इसको हीट, क्योंकि जब इसको हीट मिलेगी तभी तो भाई साहब काम करेंगे, तभी तो काम करेंगे। ध्यान करो, जेम्स वॉट ने क्या देखा था कि वो पढ़ रहे थे और किचन में से केटली का ढक्कन बार बार उठ रहा था, तो वर्क हो रहा है वो, है ना, उसी वर्क को थोड़ा तमीज से यूज कर रहे हैं हम। तो पहले बताइए, आपको उसे हीट मिली तभी तो प्लेट उठी, नीचे से बर्नर चल रहा था अंगीठी से, ठीक है, उतना स्टीम बननी थी, स्टीम में इतनी ताकत होगी कि प्लेट उठा दी, तो स्टीम बनने के लिए हीट तो चाहिए ना। तो ये सोर्स होता है मेंटेन एट हाई टेम्परेचर T1। यहां मेंटेन वर्ड को समझिए, देखिए ये इससे हीट लेगा, सपोज करो इसने Q1 हीट ले ली, Q1 माने कुछ हीट ले ली जो भी इसके बस में थी, ठीक है, वो इसने हीट ले ली, ठीक, Q1, तो ध्यान रखना इससे हीट लेने पर इसका टेम्परेचर डाउन नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ, यदि आप मटके में पानी रख दो और मटके में से मैं 2 घंटी पानी निकाल दूं, तो मटके का लेवल तो डाउन हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई। यदि आपका आरओ है, आरओ लगा हुआ है, भर गया है, उसमें से यदि आप 3 ग्लास पानी पी गए तो उसका लेवल तो डाउन हो गया ना। हमें ऐसा सोर्स चाहिए जिसपे हीट का अथाह भंडार हो, कि मैं उसमें से हीट निकालूं तो उसका टेम्परेचर डाउन नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर T1 का T1 रहना चाहिए। और किया जा सकता है कैसे, एक मिनट, मैंने एक दिन जब मैं थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ा रहा था, सुनिए, इमेजिन करिए कि यहाँ पे, इसको समझिएगा बेटा हर चीज बारीकी से, कि ये एक पानी, ये पानी है और इसको उबलने दो, उबलने दो। अब इसको उबलने दोगे तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा एक स्टेज पे आके 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट। पानी का टेम्परेचर इससे ऊपर बढ़ ही नहीं सकता, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। यहां पर एक आइस क्यूब डाल दीजिए, आइस भर दीजिए, आइस, ठीक है, ये मैंने आइस भर दिया और यहां ना थोड़ा सा छेद कर दिया, जिससे कि जो आइस मेल्ट हो जाए तो पानी इसमें से निकलता चला जाए, ठीक है। इधर 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है, इधर 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन्ड है। अब यदि मैं यहां से यहां से लेके यहां एक पाइप, कंडक्टिंग पाइप, जैसे कॉपर की पाइप लगा दी, एल्युमिनियम की लगा दी,
ये एक पाइप मैंने कनेक्ट कर दी, तो पता है क्या होगा, आइस बहुत फास्ट रेट से मेल्ट होने लग जाएगी। क्योंकि एक बात बताओ, जब आप मेटलिक रॉड का एक सिरा गर्म करोगे तो दूसरे सिरा भी गर्म हो जाता है ना, तो यहाँ की हीट यहाँ पहुंचेगी। ये वाला सिरा 100 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है, तो यहाँ से हीट करंट चालू हो जाएगी, इसमें हीट करंट चालू हो जाएगी जो आइस को मेल्ट करती रहेगी, और मेल्ट करती रहेगी तो वहां मैंने ड्रेनेज बना दिया है, लीक होता रहेगा। लेकिन हम इसमें क्या करते रहेंगे, जैसे जैसे हमें लगा कि आइस बहुत कम होगी, वापस आइस क्यूब और भर देंगे। तो बताना, यदि हम कंटिन्यूअस इसमें आइस भरते रहे तो इसका टेम्परेचर 0 से 1 भी नहीं होगा, और यहां कंटिन्यूअस फ्लेम चलती रहे, कंटिन्यूअस फ्लेम, तो इसका टेम्परेचर 100 से 99 नहीं होगा, बावजूद इसके कि ये यहाँ की कुछ हीट ले जाए। इसे बोलते हैं मेंटेन। यदि मान लो मैं यहां फ्लेम नहीं लगाऊं, है ना, ये रहा 100 डिग्री सेल्सियस का ऑब्जेक्ट, इमेजिन करो, और ये 0 डिग्री सेल्सियस की बॉडी है ना, इनको मैंने मेंटेन नहीं किया, इसके नीचे मैंने फ्लेम नहीं लगाई, और इसके नीचे में इसमें मैं कंटिन्यूअसली बर्फ सप्लाई नहीं करूं, तो इसकी हीट इसमें फ्लो होगी या नहीं होगी। लेकिन इस वाले एग्जांपल में जब इसकी हीट इसमें जाएगी, क्योंकि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यही सेकंड लॉ है। सुनो, सेकंड लॉ ही यही है कि हीट हमेशा, जो हीट का जो नेचुरल फ्लो है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करती है। कितना आसान था सेकंड लॉ ना। हाँ, इसके अलग अलग अंदाज में बोलने के अंदाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंदर से आत्मा सेकंड लॉ की यही है कि हीट का जो नेचुरल फ्लो होता है, जो नेचुरल है, जैसे मैं ये चौक छोड़ दूं तो ये अपने आप ही ऊपर से नीचे गिरेगी, पानी छोड़ दूं तो पानी अपने आप ऊपर से नीचे गिरेगा, नीचे से ऊपर पानी नहीं जाएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाता पानी, चौक नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जाएगी। हाँ, यदि मैं उठाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा तो चौक ऊपर आ जाएगी, लेकिन अपने आप तो नहीं आएगी। पानी, आप बताओ, समरसेबल लगाते हो तब जाके नीचे का पानी ऊपर टंकी भर पाते हैं, लेकिन पानी में अपनी नेचुरल टेंडेंसी तो नहीं है ना नीचे से ऊपर जाने की। तो अब इस वाले एग्जाम्पल में जब हीट यहां से यहां फ्लो होगी तो इसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब आप आओगे, थोड़ी देर के बाद जब आओगे तो इसका टेम्परेचर गिर चुका होगा, इसका बढ़ चुका होगा। ऐसे सवाल किए थे ना आपने पास्ट में कि बताइए इक्विलिब्रियम में इनका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये हीट लॉस कर रहा है, ये गेन कर रहा है, इसका टेम्परेचर गिरेगा, इसका बढ़ेगा। तो ये मेंटेन नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, थोड़ी देर के बाद इसका मान लो 50-50 हो गया, मान लो, इमेजिन कर लो 50-50 हो गया, तो इसका 100 से 50 हो गया, गिर गया ना, इसका 0 से 50 हो गया, बढ़ गया ना। हमें ऐसा नहीं चाहिए सोर्स, हमें ऐसा चाहिए जिसमें से हीट निकले तो उसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं आए। तभी इस वर्ड को समझना, मेंटेन है। और जो भी बॉडी मेंटेन होती है ना, और हम उसकी स्पेसिफिक हीट निकालें, जो भी बॉडी सिस्टम मेंटेन हो, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, होता है नहीं होता, कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर। अब मैं इसमें से हीट निकाल रहा हूं, है ना, ये कुछ वैल्यू डाल रहा हूं, ये भी कुछ वैल्यू डाल दो, लेकिन डेल्टा टी तो 0 है ना, क्योंकि टेम्परेचर ही नहीं चेंज हो रहा है इसका। बताओ ना, हीट निकल गई इसमें से, फिर भी इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, इसमें से हीट निकल गई फिर भी इसका टेम्परेचर घटा नहीं, 100 का 100 रहा। तो डेल्टा टी आएगा 0, स्पेसिफिक हीट आएगी इनफाइनाइट। ध्यान रखना, जो चीज आप मेंटेन कर दोगे, ऐसे यदि मैं इसकी स्पेसिफिक हीट निकालूंगा तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। हीट घुस रही है, डेल्टा क्यू है कुछ वैल्यू, एम भी कुछ है, लेकिन टेम्परेचर ही नहीं चेंज हो रहा, 0 है वो। तो जो चीज मेंटेन कर दोगे आप, है ना, उसका जब टेम्परेचर घट ही नहीं सकता, बढ़ ही नहीं सकता, तो डेल्टा टी 0, स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट आएगी। तो मुझे ऐसा सोर्स चाहिए, ऐसा जिसमें से जब वर्किंग सब्सटेंस हीट निकाले तो बेचारा कमजोर ना पड़ जाएगी, यार मुझ पे हीट ही नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हीट इंजन में ना ब्लास्ट करते रहते हैं कंटिन्यूस। मैं अब बता देता हूं कि वहां इंजन में हीट कैसे आएगी। इंजन में ना धीमे धीमे पेट्रोल डालते रहते हैं, पेट्रोल जाता है ड्रॉप बाई ड्रॉप, और वो ब्लास्ट होता रहता है, तो अंदर हीट एनर्जी बनती रहती है। आपका फ्यूल कम नहीं पड़ना चाहिए, हीट कम नहीं होगी, है ना। पेट्रोल जाता जाएगा, अंदर ब्लास्ट होते रहेंगे, पेट्रोल जाता रहेगा, अंदर ब्लास्ट होते रहेंगे, इसे हीट मिलती चली जाएगी। इसके पास कह दी, है ना, इसने कह दिया टेंशन मत ले, तू हीट ले, हमारी हीट तो बनती जा रही है, सप्लाई आ रही है मेरे पे। फिर क्या करते हैं, अब आइडियल गैस पे जब हीट आ जाएगी, मिट गया पिस्टन मिट गया, ठीक है। अब आइडियल गैस एज वर्किंग सब्सटेंस, जब इसमें हीट घुसेगी तो अब ये एक्सपेंड होगा, यही होगा, ये वर्क करके देगा। यही तो हम हीट इंजन से चाहते हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन वी हैव स्टार्टेड थर्मोडायनेमिक्स, हमारा एम ही यही था कि हम ऐसी फिजिक्स पढ़ने के बाद उसको ऐसे इकट्ठा करें, एक ऐसी टीम बनाए
यानी एक इंजन बना है जो हमको हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करे। आज इसको एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया है। तो इसने हीट एनर्जी ली, उसने कुछ वर्क कन्वर्ट कर दिया। क्या बोला मैंने? कुछ वर्क कन्वर्ट कर दिया। हीट एनर्जी ली, कुछ वर्क कन्वर्ट कर दिया। ये भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि आज तक ऐसा कोई हीट इंजन ही नहीं बना जो रिजर्वॉयर से ली गई सारी हीट, सोर्स से ली गई सारी हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे। यदि इसने 10 जूल हीट एनर्जी ली है तो 10 जूल वर्क नहीं करेगा, ये 9 जूल कर देगा, 8 जूल कर देगा, 6 जूल कर देगा, 7 जूल कर देगा। 10 का 10 जूल वर्क करने वाला आज तक कोई हीट इंजन बना ही नहीं है, बन भी नहीं सकता। सुनो, बना नहीं है, बन भी नहीं सकता। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन एन हीट इंजन which can convert, which has the ability to convert entire heat energy which is taken from reservoir into a useful mechanical work। इसका मतलब यदि इसने 10 जूल हीट एनर्जी ली और मान लो 6 जूल वर्क कर दिया, तो 4 जूल जो हीट इसके अंदर रह गई है, भाई 10 जूल हीट एनर्जी ली, उसका 6 जूल वर्क कर दिया, तो वो 6 जूल वर्क करते तो 4 जूल हीट इंजन से रिजेक्ट करवा देते, निकल चल अपनी यहां से, यानी वो वेस्ट। और कहां निकाल देते हैं? जहां वो निकालता है उसको बोलते हैं सिंक बोलते हैं। सिंक माने क्या होता है? जहां पे मम्मी बर्तन मांजती है, जब वेस्ट निकलता रहता है ना, जहां पे सारा वेस्ट निकलता रहता है, तो ये जो वेस्ट है वो सिंक में निकाल देते हैं, सिंक। अब इसके लिए इसे लो टेम्परेचर पे होना चाहिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर से हीट का फ्लो हमेशा हाई से लो होता है ना, तो इसका टेम्परेचर इससे भी लो होना चाहिए। तो सिंक मेंटेन्ड एट लो टेम्परेचर, और ध्यान रखना ये भी मेंटेन्ड है। हीट इंजन में सिंक का काम करता है एटमॉस्फेयर। मतलब सोर्स के लिए तो चलो आपको प्लान करना पड़ेगा, एक चैम्बर बनाना पड़ेगा जहां पेट्रोल के ब्लास्ट होते रहेंगे, उस ब्लास्ट से इसको हीट एनर्जी मिलती रहेगी, उसको कुछ वर्क में कन्वर्ट कर देगा, और जो वर्क में नहीं कन्वर्ट कर पाया उस वेस्ट को हम सराउंडिंग में साइलेंसर के थ्रू निकाल देते हैं। बताइए, जितने भी हीट इंजन है सब में साइलेंसर होता है नहीं? चाहे वो स्कूटी हो चाहे कार हो, सब में साइलेंसर, जिसमें से धुआं निकलता है, दर 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 दर, वही धुआं जो साइलेंसर के थ्रू निकलता है वो है वेस्ट हीट। तो सिंक का रोल कौन प्ले कर रहा है? हमारा एटमॉस्फेयर सिंक का रोल प्ले करेगा। पर हीट इंजन की डिक्शनरी में इसको सिंक बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे साइंस पढ़ते हैं तो हम इंसान ना बोल के होमो सैपियंस बोल दिया, तो हीट इंजन की लैंग्वेज में एटमॉस्फेयर को, सराउंडिंग को जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग को रिजेक्ट करवा देते हैं। और हम ये मानते हैं ना कि हमारे सिंक, जब हम उसमें सिंक में हीट डालेंगे, सोचो यदि मैं सराउंडिंग में कुछ हीट डाल दूं तो क्या ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी? क्या है? ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे क्या मेरे एक हीट इंजन से? तो हम ये उम्मीद करेंगे कि मेरे हीट इंजन से निकली हुई हीट सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा नहीं पाएगी, है ना। इसका मतलब सराउंडिंग मेंटेन ही है। यदि सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 है ना, मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 है, तो जो हीट रिजेक्ट कर दी इसको, तो भी ये 20 ही रहेगी, इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ने नहीं वाला। तो इसका टेम्परेचर T1 रहने वाला है, इसका T2 रहने वाला है। और इसने क्या किया? इससे Q1 हीट ली, उसका जितना वो वर्क में कन्वर्ट कर पाया, हम इसको जितना एफिशिएंट हीट इंजन बना लेंगे इंजीनियर, वो क्या करेंगे, जितना बना लेंगे एफिशिएंट, इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें कन्वर्ट कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि आदमी खाएगा तो पादता भी है, सीधी सी बात है, हंगता भी है, तो ये वही वेस्टेज है। समझना, हम जो भी खाते हैं, ऐसा कोई है इंसान जो पूरे दिन खाए और सुबह जाए नहीं खेत में या पॉटी करने नहीं जाए, तो ये वही वेस्टेज है जो निकल जाता है। तो यानी इसका मतलब, और मैंने शुरुआत से बोला है, आवर बॉडी इज ऑल्सो अ हीट इंजन। मैंने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स भी अपनी बॉडी पे समझाया था। तो इसीलिए जो भी हम हीट लेंगे, कोशिश करेंगे इसको एफिशिएंट बनाने की, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। देखो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे वर्डिंग्स आएंगे, उनमें से एक वर्डिंग ये है, ऐसा कोई हीट इंजन नहीं तैयार किया जा सकता जो सारी हीट एनर्जी लेके वर्क में कन्वर्ट कर दे। वर्क मतलब Q2 0 नहीं किया जा सकता, दिस इज सेकंड लॉ। और सेकंड लॉ ऐसे भी बोलते हैं, कैसे बोल सकते हैं? देखिए, जो हीट का नेचुरल फ्लो है वो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। मान लो ये H माने हाई टेम्परेचर, और ये कनेक्ट कर दी मैंने लो टेम्परेचर की बॉडी, तो हीट एनर्जी ना ऐसे फ्लो करती है। ये भी सेकंड लॉ है, ऐसे नहीं कर सकती, इट इज इम्पॉसिबल।
इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कि हीट ऐसे फ्लो हो जाए, ऐसे अपने आप। मैंने क्या किया, अपने आप। जैसे चौक नीचे गिर गई, नीचे से आमफट स्वाहा, ऊपर नहीं आएगी, नहीं आएगी। आप ला सकते हो तो ले आओ। पानी नीचे से ऊपर टंकी में अपने आप नहीं जाएगा, मोटर चलाओगे तो हो जाएगा। देखिए ऐसे, ये हाई हाई टेम्परेचर बॉडी, ये लो टेम्परेचर बॉडी, ऐसे करके हीट नहीं फ्लो होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। दिस इज ऑल्सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यदि ऐसा हो जाता तो पता है क्या करते, ये जो Q2 इमेज मैं बताता हूं, ये जो वेस्ट निकला है, वेस्ट है ना, इसकी हीट वापस इसमें चिपका देते। ये ले हीट, ये लो टेम्परेचर है ना, तो जो साइलेंसर से निकलने वाली हीट है, तो साइलेंसर से सिंक में डाली गई, वो सिंक में हम डालते क्यों, वापस सोर्स में डाल देते। पर दिक्कत ये है, ये लो टेम्परेचर पर, दिक्कत तो ये लो टेम्परेचर पर है और ये हाई टेम्परेचर पर है, तो हीट अपने आप तो नहीं फ्लो कर सकती ना, यूं नहीं जा पाएगी। यहां से यहां हीट नहीं, अपने आप नहीं जा सकती। हीट का नेचुरल फ्लो हाई से लो की ओर ही रहता है। यदि ऐसा हो जाता तो जो वेस्ट हुआ है वो वापस आपने वहां डाल दिया, ये नहीं हो सकता। सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसे भी बोल सकते हो कि 100% एफिशिएंट हीट इंजन नहीं बना सकते, और ऐसे भी बोल सकते हो कि इट इज इम्पॉसिबल। अच्छा, मैं एक और चीज, पेपर में ना जब आप गूगल करोगे तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 50 तरीके से मेंशन है ना, 50 सारे स्टेटमेंट सही है, लेकिन आप 50 स्टेटमेंटों को नहीं पढ़ सकते। मैं एक बार एनसीईआरटी के 2 स्टेटमेंट पढ़ देता हूं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को 2 तरीके से बोल दिया गया है। मैं पढ़ देता हूं, ठीक है। ये पेज नंबर 310 पर, क्योंकि ये नाम से आ जाता है कभी कभी, तो देखो छोटा सा लिखा है कोने में, बस इतना सा, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इतना सा है ना ये। चलिए तो देखिए मैं पढ़ देता हूं। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, देखिए, नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the absorption of heat energy from reservoir and complete conversion of heat into work। समझ गए कि नहीं? ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जो रिजर्वायर से हीट ले और उसको कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे, मतलब खाए और पादे नहीं, ऐसे समझ लो। ऐसा तो मैंने यही बोला था। एक तो ये स्टेटमेंट हो गया, तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये। दूसरा है हमारा क्लॉसिस स्टेटमेंट। उन्होंने क्या बोला कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of heat from colder object to hotter object। कोल्डर, देखो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है कि कोल्डर ऑब्जेक्ट, मैंने एल का मतलब लोअर टेम्परेचर बॉडी बोला था, हायर मतलब इसे हॉट और कोल्ड बोल देता हूं। चलो कोल्डर बॉडी से, ठीक है, हॉट कोल्ड ऐसे पढ़ लेते। कोल्ड बॉडी से हॉट टेम्परेचर, हॉट बॉडी की हीट नहीं फ्लो हो पाती। आप सोचो साइलेंसर का धुआं इसमें डाल दो, जाएगा ही नहीं, हीट एनर्जी जाएगी नहीं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट कोरिलेटेड है। यदि अच्छा ये ट्रू हो जाता, यदि ये ट्रू हो जाता तो फिर तो 100% एफिशिएंसी बन गई ना, फिर तो वेस्ट हो ही नहीं रहा। चलिए तो मैंने लगे हाथ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बातें भी कर ली। अब आ जाइए हीट इंजन। आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमें एनसीईआरटी ने बोला है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, क्या था, सोर्स से हीट जाती है पिस्टन को, वर्किंग WS माने वर्किंग सब्सटेंस, वो कुछ हीट लेगा, उसका कुछ परसेंटेज वर्क में कन्वर्ट करेगा, और जिसे वर्क में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हम उसे निकाल देते हैं, उस वेस्ट को निकाल देते हैं, ठीक है। मैं आपको एक टेक्निकल लॉजिक भी दूंगा, मुझे पूरा पढ़ाने दो, कि मैं ये भी बताऊंगा कि हीट निकालनी क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है हीट। चलिए अब बताइए, ये साइक्लिक, बताना फिर ये साइक्लिक प्रोसेस है कि नहीं। इसने हीट ली, कुछ वर्क कन्वर्ट कर दिया, हम कोई वर्क एक बार थोड़ी नहीं लेना चाहेंगे, वर्क कन्वर्ट कर दी, हीट रिजेक्ट कर दी, फिर तैयार हो गया ये, ला भैया हीट दे, वर्क कन्वर्ट कर दी, रिजेक्ट कर दी, ला भैया हीट दे, वर्क कन्वर्ट कर दी, हीट रिजेक्ट कर दी। तो दिस इज एन साइक्लिक प्रोसेस। और हम जानते हैं, और नहीं जानते तो पढ़ना, कि आइडियल गैस प्लस साइक्लिक प्रोसेस का कॉम्बो हो, आइडियल गैस और साइक्लिक प्रोसेस का कॉम्बो हो, तो डेल्टा यू 0 रहता है। मैंने 50 बार पढ़ा है पिछले वीडियो में, बार बार रिसर्च देके, मैं बार बार नहीं टाइम खोटी करूंगा, कि आइडियल गैस हो, साइक्लिक प्रोसेस हो। चलो एक हिंट दे देता हूं बस, साइक्लिक प्रोसेस में यानी सिस्टम उसी स्टेट में लौट जाएगा, तो सिस्टम का टेम्परेचर भी वही हो जाएगा, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी वही हो जाएगी, तो डेल्टा यू तो 0 हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। यदि आइडियल गैस साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू गुजारी जाए तो उसका एक साइकिल में, वन कंप्लीट साइकिल में डेल्टा यू 0 होता है। तो बताना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो ये कहता है,
इसको मैं एक साइकिल में लगा रहा हूं, यानी एक जो पूरा साइकिल हुआ उसमें यूज करूं तभी। ठीक है, तो आपने यहां क्या पाया कि डेल्टा यू तो 0 है, क्योंकि आइडियल गैस वी हैव यूज्ड एक साइक्लिक प्रोसेस में। ठीक है, उसने सिस्टम ने जो भी वर्क किया नेट, अब यहां डेल्टा क्यू की जगह नेट रखोगी क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस। तो इस पूरी प्रोसेस में Q1 और Q2 दो हीट है ना, लेकिन आप बताइए अब एक ही इक्वेशन में दोनों हीट आ गई तो दोनों प्लस तो नहीं लोगे, भले इंडिविजुअली दोनों प्लस हैं, लेकिन मैंने कल बैलेंस शीट पढ़ना बताया था ना, एडजस्ट करना सिखाया था। जब एक ही इक्वेशन में आने वाली और जाने वाली हीट हो तो भैया ये तो आई थी हीट सिस्टम में और ये गई है सिस्टम से निकाली है, तो ये वाली माइनस की है। तो सब वैसे भी समझ में आ गया होगा कि नेट Q1 घुसी Q2 निकल गई। ठीक, हाँ साइन कन्वेंशन की तरह लेंगे, तो यानी Q1 माइनस Q2 इक्वल टू कितना आ गया, W। एक साइकिल में पिस्टन इतना वर्क करेगा, एक साइकिल में पिस्टन इतना वर्क करेगा। ये है हीट इंजन की फंडामेंटल वर्किंग, और इतनी ही है। इसमें एक चीज और पूछता है, वो एफिशिएंसी निकालो। लाइक अदर मशीन, एफिशिएंसी हमेशा कैसे निकलती है, दुनिया की वर्क एनर्जी पावर से पढ़ रहे हो कि हम क्या तो इनपुट देते हैं, बदले में वो हमें क्या आउटपुट दे रहा है, यानी वो मशीन किस पर्पस के लिए बनाई गई है, वो आउटपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। और परसेंटेज में बदल दूं, बिल्कुल ठीक भूमिका, तो 100 का मल्टीप्लाई और करना होता है। तो दुनिया की हर मशीन की एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100 से ही निकलती है, नॉट ए स्पेशल फॉर्मूला फॉर हीट इंजन। अब बताइए इस हीट इंजन को चलाने के लिए, बताइए आपको बाइक चलाने के लिए पेट्रोल डालना पड़ेगा ना, बाइक चलाने के लिए वो इनपुट है, यानी हीट Q1। भैया इस पिस्टन को चलाने के लिए Q1 देनी पड़ेगी ही, तो Q1 इज इनपुट, Q1 इज इनपुट। अब निकाल तो ये भी रहा है, ये भी रहा है इसके आउटपुट, लेकिन हमने इस आउटपुट के लिए डिजाइन किया, उसने इस आउटपुट के लिए। एक मिनट सुनिए, जैसे पंखा आप चलाते हो है ना, पंखा किस पर्पस के लिए बना हुआ है, मैकेनिकल एनर्जी देने के लिए है ना, कि वो घूमे। उसे 1 घंटा चलाइएगा, बंद कर दीजिएगा, उसका बेस छुइएगा, थोड़ी थोड़ी हीट भी बन जाती है उसमें, लेकिन हमने उससे उस पर्पस के लिए नहीं बनाया ना। चाहते तो हम अंदर से ये है ना कि जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें वो केवल उसी में कन्वर्ट हो, हीट तो बिना बात के वेस्ट हो रही है। तो चाहते तो हम ये है ना कि Q1 W में आए, तो वो वाला चाह आउटपुट रखते हैं, तो आउटपुट के रूप में हम W चाहते हैं। अच्छा खुद सोचो, एक मैथ के स्टूडेंट सोच के देखिए, यदि मुझे इस मशीन की एफिशिएंसी बढ़ानी है, इस मशीन की एफिशिएंसी, तो हम यही चाहेंगे ना कि कम Q लेके बढ़िया सा वर्क करे, Q कम से कम ले और वर्क ज्यादा से ज्यादा करे, तभी तो मैथमेटिकली सोचो न्यूमरेटर ज्यादा से ज्यादा हो और ये कम से कम हो, तो बढ़िया एफिशिएंसी आएगी कि नहीं। तो ये है हमारे हीट इंजन की एफिशिएंसी। अब इसको आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं, तो अभी ताजा समाचार मिले हैं कि एक साइक्लिक प्रोसेस में W Q1 माइनस Q2 होता है, तो W की जगह रख देंगे Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। मैंने Q1 की जगह Q1, 100 की जगह 100, बस W की जगह Q1 माइनस Q2 लिखा है, सिर्फ W की जगह Q1 माइनस Q2 लिखा है मैंने। ठीक, अब इसको सेपरेटली डिवाइड करते हैं, इसको सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो Q1 इससे डिवाइड होगी तो 1, Q1 को इससे डिवाइड करेंगे तो Q2 अपॉन Q1 इंटू 100 है ना। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा पोस्टमार्टम कराते हैं, वरना एफिशिएंसी वाला काम तो मेरा वही हो गया। लेकिन अब मैं बताता हूं कि हम यदि अपने आप को ज्यादा चतुर खोपड़ी समझ रहे हैं, हम अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ी देर के लिए सपोज करो हम थोड़े ज्यादा स्मार्ट समझ रहे हैं, हम अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे हैं, हम तो 100% एफिशिएंसी का हीट इंजन बनाएंगे ही बनाएंगे। नहीं, सर ने कह दिया, सर तो बकवास है, पता नहीं सर ने थोड़ी नहीं देख लिया फ्यूचर, हम बनाएंगे 100% एफिशिएंसी का। तो देखिए, यदि आपको फॉर ईटा इक्वल टू 100%, यदि आपको ईटा 100% चाहिए तो दो चीजें आप कर लीजिए, शायद हो जाए। यदि आपको ये 100% चाहिए है ना, 100% एफिशिएंसी, तो सोचो या तो Q1 इनफाइनाइट हो जाए या Q2 0 हो जाए। पहले मैथ डाल के देखिए, बताइए 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इन दोनों वैल्यू से। या तो Q1 इनफाइनाइट रख दो, देखो Q1 इनफाइनाइट रखने से ये टर्म हो जाएगा 0, तो 1 इंटू 100 बचेगा, यानी 100% एफिशिएंसी आ जाएगी। या Q2 को 0 कर दो, Q2 को 0 कर दो, Q2 0 कर दूंगा तो भी। पहले बताइए मैथमेटिकली समझ में आ गया ये कि एफिशिएंसी 100% होने के लिए या तो ये करना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा, कुछ एक तो करना पड़ेगा ना।
है ना, तभी जाके 100% आएगी। लेकिन आप खुद सोचो, क्या इनफाइनाइट हीट एनर्जी पॉसिबल है? क्या इनफाइनाइट हीट एनर्जी सप्लाई करना, वो भी कंटिन्यूअसली सप्लाई करना? तुम साला हाइड्रोजन बम फोड़ दो तो चलो मान सकते हैं हाइड्रोजन बम कि वो एक बहुत भयंकर एनर्जी निकालेगा, लेकिन वो निकालता थोड़ी नहीं रहेगा, वो भी कभी ना कभी शांत बैठेगा। तो इनफाइनाइट एनर्जी को सप्लाई करना प्रैक्टिकल तो संभव नहीं है ना। हमारी इमेजिनेशन से क्या होता है, इनफाइनाइट हीट एनर्जी नहीं जनरेट की जा सकती ना, इनफाइनाइट हीट एनर्जी नहीं दी जा सकती ना। चलो, यानी ये आइडिया आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। ओ शिट, क्षण से जो टूटे कोई सपना। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है कि नहीं, अभी एक मौका और है। अब आप कहोगे कि मैं Q2 को 0 कर दूं, सर इसमें क्या कमी है? यानी हम उसको सुबह सुबह खेत में नहीं जाने दे, उसने वेस्ट निकालने नहीं देता। सुनिए, इमेजिन करिए कि यदि आप Q2 को 0 कर देते हो, ये लॉक कर दिया आपने लॉक कर दिया, साइलेंसर का मुंह बंद कर दिया, अब तो नहीं निकलेगी। आपने साइलेंसर का जहां से धुआं निकलता है ना, धर 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 धर, वो मुंह बंद कर दिया, उस छेद को बंद कर दिया, अब हीट निकलेगी नहीं। अब क्या होगा, ये तो सारा वर्क में कन्वर्ट कर नहीं पा रहा। अब वो जो वेस्टेज है वो इसके अंदर ही है, जो वेस्टेज है वो इसके अंदर ही रह जाएगी हीट। तो जब हीट किसी सिस्टम में बह गई तो इसका टेम्परेचर अब बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि हीट एक्सेप्ट कर रहा है। भाई 10 जूल हीट ली, 6 जूल वर्क किया, 4 जूल अब निकाली तो है नहीं, 4 जूल सिस्टम में रह गई, तो 4 जूल उसके अंदर रह गई। फिर अगली 4 जूल आएगी, मतलब फिर थोड़े अगले साइकिल में 10 जूल लेगा, 6 जूल वर्क करेगा, 4 जूल। धीमे धीमे हीट जब इसके अंदर रहेगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। किसका? वर्किंग सब्सटेंस का। और बताइए थोड़ी देर के बाद इसका टेम्परेचर भी T1 हो जाएगा ना, T1 सोर्स जैसा टेम्परेचर हो जाएगा इसका भी सोर्स जैसा टेम्परेचर हो जाएगा, सोर्स जैसा, है ना। तो बताना, एक तरफ भी 100 डिग्री सेल्सियस जो मैंने बनाया था ना, एक तरफ 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, एक तरफ 0 डिग्री सेल्सियस आइस क्यूब, यदि इधर भी 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, इधर भी 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, और अब रॉड को कनेक्ट कर दूं, तो हीट तो फ्लो होगी नहीं ना। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर, क्योंकि हीट हमने निकलने तो दी नहीं, साइलेंसर का मुंह बंद कर दिया, वो हीट इसी के अंदर रह रही है बार बार, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, एक स्टेज पे इसका टेम्परेचर T1 हो जाएगा, तो ये भी T1, ये भी T1, तो फिर ये एरो क्यों बनेगा? भाई हीट तो हाई टेम्परेचर से लो की ओर जाती है ना, अब तो दोनों बराबर हो गए, तो ना बाबा आवेगा ना घंटा बाजेगा, अब वो हीट आएगी नहीं, ये वर्क करेगा नहीं। अभी तक क्या था, हीट आ रही थी, उसका कुछ वर्क में कन्वर्ट करना था, अब हीट आ नहीं रही। इसीलिए जब साइलेंसर बंद कर देते हो, और ये काम इतनी जल्दी होता है कि साइलेंसर बंद कर देते हो, गाड़ी चलती नहीं है। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि साइलेंसर बंद कर दो तो इंजन चलता ही नहीं है, रुक जाता है, बंद, आगे काम ही नहीं करता। कितने लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि यदि हीट को वेस्ट को निकालोगे नहीं, देव ने ऑब्जर्व किया है या जानता है इस बात को, ठीक है, और कोई नहीं, तुषार जानता है इस बात को, है ना। मतलब ये बात पहले से कितने लोग जानते थे, भले ही देखा नहीं हो कि जानते थे। कुलदीप ने नहीं देखा, कुलदीप नहीं मना कर रहे। हाँ चलिए, कुछ गर्ल्स भी जानती है, तो ये जरूरी है। तो बताना, सच्चाई ये है, सपना टूट गया, ये भी चल गया, ओ शिट यार। अब आप देखिए, यही तो सोचिए, इवन आफ्टर हैविंग आइडियल कंडीशंस, सब कुछ हमने अपनी जेब से आइडियल लिया। देखो, ऑन पेपर हम 100% हीट इंजन नहीं बना पा रहे, बावजूद उसके कि हमने आइडियल कंडीशंस ली है। गैस आइडियल ली है, एक्चुअल में तो वो भी नहीं मिलेगी हमें जब प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे। पिस्टनों का तो फ्रिक्शन हम कंसीडर ही नहीं कर रहे कि फ्रिक्शनलेस पिस्टन फलाना ये, उसके बावजूद भी 100% एफिशिएंट हीट इंजन नहीं बन पा रहा। तो ये था हमारा हीट इंजन। ये हीट इंजन की वर्किंग थी, इतनी ही है सिलेबस में, ठीक है। अब आते हैं इसका उल्टा टॉपिक। ये क्या था, इधर की हीट लेके सिंक में ये कर रहा था। अब हम खेलेंगे हीट पंप। पंप का काम क्या होता है बोलो? जैसे वैक्यूम पंप होती है, खींचती है ना, वो शक करती है ना, शक करती है, ठीक है, वैक्यूम पंप। या आपकी जो पंप है मोटर की, वो नीचे से पानी खींचती है ना, पानी खींचती है कि नहीं खींचती? अब है हीट पंप। अब हम इसमें हीट खींचेंगे। अभी तो हीट डाल रहे थे, मतलब इधर से हीट इधर जा रही थी, इधर से हीट इधर जा रही थी, अब इसमें से हीट खींचेंगे। और हीट पंप वर्ड आपको नया लग रहा होगा बिल्कुल, लेकिन सुनिए, मान लो यदि ये कोई चैम्बर है, मान लो ये चैम्बर है, ये बंद है ना चैम्बर, इसके अंदर कुछ है ना, इसके अंदर भी टेम्परेचर होगा कुछ,
बताना, यदि मैं यहां से मशीन लेके कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दूं जो इसमें से हीट खींच रही हो। अच्छा, किसी के वैक्यूम लगा दो पॉलीथिन में, ऐसा हो जाता है, वैक्यूम लगा दो तो, क्योंकि उसके अंदर की एयर खींच दी। आप एक बोतल में मुंह लगाना, खाली बोतल में बिस्लरी की हवा खींच देना, बोतल ऐसी हो जाएगी, हो जाएगी, क्योंकि आपने उसके अंदर की एयर खींच दी। अब मुझे बताना, यदि मैं कुछ ऐसी मशीन लगाऊं जो इसकी हीट को चूस ले, हीट को पंप कर ले, तो इसका टेम्परेचर, इसके अंदर का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा ये बताओ। यदि एक ऐसी पंप लगा दूं जो इसके अंदर की हीट खींचना चालू कर दे, इसके अंदर की हीट को खींचना चालू कर दे, इसके अंदर की हीट को खींचना चालू कर दे, इसमें से निकालना चालू कर दे, तो इसके अंदर टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा जल्दी बताओ। नहीं तो आप थर्मोडायनेमिक्स का एबीसीडी भी नहीं सीखे, सुहानी ने बता दिया है ना। 0 डिग्री सेल्सियस छाया के लिए 0 0 पे क्यों पहुंचे? आप लोगों का पढ़ने में इंटरेस्ट है ही नहीं, है ही नहीं। आप मुझे रिप्लाई नहीं करते, मेरे अंदर मोटिवेशंस नहीं आते, मैं भी फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज बताने का मन ही नहीं करता। फिर मुझे भी लगता है सिलेबस कराओ, जब बच्चे ही घास काटना चाह रहे हैं, बच्चे को लगता है कि है नहीं, क्योंकि नॉलेज के लिए पढ़ना ही नहीं, उसे नंबर के लिए पढ़ना है। एक छोटी सी झंडू बाम वाली बात नहीं बता पा रहे आप कि यदि, एक बात बताओ, ये मान लो टंकी है, इसमें से यदि भरी हुई है पानी से, इसमें से यदि मैं पानी निकालना चालू कर दूं, खींचना चालू कर दूं इसमें से, तो टंकी में पानी का लेवल डाउन होगा। अब सपोज करो इसमें हीट भरी हुई है और इसमें से हीट खींचना चालू कर दूं, तो इसका टेम्परेचर डाउन होना चालू हो जाएगा और ये ठंडा होना चालू हो जाएगा। ये जिसका टेम्परेचर, तो सुनिए, हीट पंप आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर तो जानते हो। रेफ्रिजरेटर क्या करता है? एक बंद चैम्बर होता है, मान लो ये रेफ्रिजरेटर है ना, ये रेफ्रिजरेटर है, ठीक, ये रेफ्रिजरेटर है ना, ऐसे मान लीजिए, ये उसका गेट है, ये मैंने बंद कर दिया, बंद हो गया, प्लग लगा दिया। अब पता है वो जो पीछे की मशीन है वो इसमें से हीट खींचना चालू कर देती है। तो जब इसमें से हीट खींचना चालू करते हैं तो इसके अंदर का टेम्परेचर, सपोज करो ये फ्रिज है और ये फ्रिज का गेट है, तो इसके अंदर की जो चौक है ना, जैसे फ्रिज का दरवाजा ऐसे खोलते होगा ना, यूं खोला, अंदर सब्जी भब्जी रखी है, फिर इसको बंद कर देते हैं और फिर मशीन चालू हो गई। तो बताना, इसके अंदर का टेम्परेचर ठंडा होना चालू हो जाता है कि नहीं? क्योंकि इसमें से हीट पंप की जा रही है, हीट पंप की जा रही है। हाँ, अब हीट पंप यदि किसी छोटे रूप में लगा दो तो उसे रेफ्रिजरेटर बोल दिया। अच्छा, कमरे में सुनिए, ये रहा कमरा, मान लो ये कमरा है, ओके, इसमें मैंने मान लो सपोज करो एसी लगा दिया। एसी सब जानते हैं ना, जैसे स्प्लिट वो विंडो एसी लगाया है, सस्ता वाला है ना, सब जानते हैं। उस एसी का एक कंपार्टमेंट अंदर होता है कमरे के और एक बाहर होता है। अब बताना वो क्या करता है, इसमें से हीट खींचता है तभी तो वो ठंडा हो जाता है। अब कोई कहेगा सर वो तो ठंडी ठंडी हवा फेंकता है। अरे ठंडी हवा फेंक रहा है तो इसका मतलब हीट तो खींच ही रही है ना। ठंडी हवा फेंक रहा है इसका मतलब इसका टेम्परेचर तो डाउन कर रहा है, इसका मतलब इसकी हीट तो खींच रही है ना। तो इसकी हीट खींचता है ना। जैसे भगवान शिव ने जहर पिया था ना, गले में उतार लिया था अपने, तो ये इस कमरे की हीट खींचता है और फिर पीछे फेंक देता है। लेकिन ये भगवान शिव की तरह अपने गले में नहीं रखता, इधर की हीट पी के बाहर निकाल देता। दिस इज ऑल्सो एन हीट पंप, जिसे हम एयर कंडीशनर नाम दे दिया है, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन एयर कंडीशनिंग के रूप में है। वो कमरे का टेम्परेचर ठीक करने के लिए बनाया गया है। रेफ्रिजरेटर में भी हीट पंप, समझ रहे हो ना, असली नाम इनका हीट पंप होता है। यहां पर भी एक मशीन होती है, यहां पर भी एक छोटी सी मशीन नीचे देखा है ना, रेफ्रिजरेटर के नीचे कंप्रेसर होता है। वो क्या करता है, इस चैम्बर में से हीट खींचता है और बाहर फेंक देता है, इसमें से हीट खींचता है बाहर फेंक देता है, तो इसका टेम्परेचर डाउन होना चालू हो जाता है, डाउन। ये इसमें से हीट खींच देता है, उसका चैम्बर बड़ा हो गया है तो इसका कंप्रेसर भी थोड़ा बड़ा होता है। अंदर से इनकी फंक्शन एक ही हुआ। इसके लिए फ्रिज के लिए चैम्बर थोड़ा छोटा है, कमरे के लिए बड़ा है। जब मान लो कमरा और बड़ा हो जाता है तो फिर एक एसी से नहीं दो दो तीन तीन एसी इंस्टॉल करते हैं, वो तीनों मशीन। तो एक सिंगल वर्ड में बताइए क्या नाम है इसका। आप नॉर्मल लैंग्वेज में इसे रेफ्रिजरेटर बोल दोगे, है ना, और इसे बोल दोगे एयर कंडीशनर। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में एक सिंगल वर्ड बोलना हो तो क्या बोल सकते हो इन डिवाइस को। ये जो डिवाइस लगाई है मैंने इधर, ये क्या नाम है उसका, हीट पंप। तो हीट पंप क्या करता है, देखिए, इधर से हीट खींचेगा और इधर निकाल देगा। ये एसी यही तो करता है। फ्रिज भी क्या करता है, इस चैम्बर की हीट को खींचता है और इधर निकाल देता है। इसको हम यहां बोलेंगे सिंक और इसको बोलेंगे सोर्स। इसे बोलेंगे सिंक। अभी अभी हमने पढ़ा था हीट इंजन, उसमें सिंक कौन था, जल्दी बताओ।
सिंक कौन था? अभी अभी जब हमने हीट इंजन पढ़ा था तो सिंक का रोल कौन प्ले कर रहा था? सिंक का रोल प्ले कर रहा था वो जहां पे साइलेंसर का धुआं जा रहा था, सराउंडिंग एनवायरमेंट है ना, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है। लेकिन इसमें ये भाई साहब सिंक है, यानी जिस चैम्बर को ठंडा करना है। यार एक बार बताओ, मैं बोतल में मुंह लगा के एयर खींच सकता हूं और बोतल को पिचका सकता हूं, लेकिन यार इतनी क्षमता तो किसी में नहीं है ना, मैं एयर खींच दूं करके खुलेआम एटमॉस्फेयर को पिचका लूं। तो यार इसको ठंडा करने की कैपेसिटी तो नहीं हो सकती हमारे पास। सोच के देखो, क्या हम एटमॉस्फेयर को, हम भगवान कर सकता है अपने क्लाइमेट चेंज से, लेकिन हमारे पास तो ऐसी कोई मशीन नहीं हो सकती ना कि हम एटमॉस्फेयर को ठंडा कर सकें। हम किसी चैम्बर को ठंडा कर सकते हैं, तो इसमें चैम्बर को बोल दिया सिंक। अब ये चैम्बर है सिंक, इसमें से मेंटेन वर्ड हटाइए पहले तो, क्योंकि अब ये मेंटेन नहीं है, धीमे धीमे इसका टेम्परेचर डाउन होगा। अब ये डाउन होगा, दिस इज सिंक। इसमें से हीट खींचते जाएंगे, हीट खींचते जाएंगे और बाहर फेंकते जाएंगे, है ना। और इसको बोलेंगे सोर्स। किसी से भी समझ लो, चाहे एसी से समझ लो, ये कमरा है, ये एसी है, ये फ्रिज का चैम्बर है और ये कंप्रेसर है, दोनों में कंप्रेसर होते हैं। तो ये होगा सोर्स ये। तो अब एरो भी पलटेंगे, देखना एरो क्या पलटेंगे, देखना कि इधर से हीट खींचेंगे, लेकिन ध्यान रखना इसमें से मैंने एक चीज और अंतर कर दी, मेंटेन वर्ड हटा दिया। इसमें से हीट खींच के इसमें डालेंगे, किसमें? सोर्स में। इस बार सोर्स का रोल थोड़ा पलट गया। सोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है बताओ, अपनी बुद्धि से बताइए। सोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? इधर से हीट खींचेंगे, सिंक का मतलब वो चैम्बर जिसे आपको ठंडा करना है, सिंक का मतलब वो चैम्बर जिसे आपको ठंडा करना है, ठीक है। और सोर्स का मतलब जहां हम हीट रिजेक्ट करेंगे इसकी खींची हुई हीट को, तो सोर्स का काम यहां पे सराउंडिंग करेगा। तो पहले तो एरो पलट गए Q2 Q1, लेकिन अब आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी लगाइए। क्या लो टेम्परेचर से हीट हाई टेम्परेचर पर अपने आप जा सकती है? नहीं जाएगी, अपने आप तो जा ही नहीं सकती। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज इम्पॉसिबल। हाँ, लेकिन यदि जैसे नीचे का पानी ऊपर नहीं जा सकता, नीचे मशीन जमीन का पानी ऊपर टंकी में नहीं जा सकता अपने आप, लेकिन यदि हम पंप लगा दें, पंप, वो नीचे का पानी ऊपर जाएगा। अब आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा, आपको उस सिस्टम पे वर्क आपको करना पड़ेगा। हीट, अब इससे उम्मीद छोड़ दो कि हमें वर्क करेगा। अब आप इस पे कुछ वर्क करिए। एरो देखिए, वर्क का भी एरो पलट दिया है मैंने। ये वर्क का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट पे कंप्रेशन होता है। देखो एसी तब काम करेगा जब बिजली से जोड़ोगे, इसको तब काम करेगा फिर जब बिजली से जोड़ोगे। इलेक्ट्रिसिटी कंप्रेसर पे वर्क करती है, यानी वर्क कराया जा रहा है, ये वर्क करती है। तो देखिए एरो पलट दिए पहले तो मैंने। क्या इतनी मैकेनिज्म समझ में आया? तो हीट पंप, उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन ये हो गई तो फ्रिज बोल दिया, एप्लीकेशन चेंज हो गई हीट पंप को तो एयर कंडीशनर बोल दिया। तो सिंक पे से मेंटेन वर्ड भी हटाना पड़ेगा। यदि ये मेंटेन रहेगा तो फिर तो हम किसको ठंडा करेंगे, कुछ ठंडा हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये एक चैम्बर होता है, क्लोज चैम्बर, उसमें से हीट खींची जाएगी, लेकिन हीट यहां से खींच के यहां रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये बताई दिया, ये सोर्स, हीट पंप की लैंग्वेज में सोर्स बोला जा रहा है। यदि हम इसको एग्जीक्यूट करते तो ये सराउंडिंग होता है एक्चुअली, ठीक। और वो चैम्बर होता है जिसे ठंडा करना होता है, लेकिन ये काम अपने आप नहीं होगा। ये वाली हीट यूं नहीं फ्लो होगी, आपको बेटा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, वो मशीन लगानी पड़ेगी जो ये काम करवा दे। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अपने आप नहीं हीट फ्लो कर सकती ना, अपने आप इट इज इम्पॉसिबल कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर। क्योंकि यदि मैं एरो हटा दूं तो बताना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वायलेट हो गया कि नहीं, क्योंकि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट नहीं फ्लो करती। हाँ, लेकिन आप अपने एफर्ट लगाओगे, पानी नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जाएगा, लेकिन आप पंप लगाओगे तो जाएगा ना। चलिए अब आते हैं इसमें भी, आइए इसको पढ़ते हैं, ठीक। अब बताइए, यदि मैं यहां मान लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं बेटा, जरूरी नहीं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ। बताना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना, एरो एरो जो बताना, ये एग्री करते हो Q2 प्लस W इक्वल टू Q1 अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि Q2 प्लस W इक्वल टू Q1। और इसको फील करते हैं, एरो देख के तो समझ ही गए, लेकिन इसको फील करते हैं। देखिए इस बेचारे को, देखिए इस बेचारे की आफत को, देखिए इस वर्किंग सब्सटेंस को। इस चैम्बर की हीट खींचेगा, ये इस चैम्बर की हीट खींचेगा तो वो हीट इसमें घुस गई,
यानी जो चैम्बर से हीट खींचेगा वो इसमें आ गई। दूसरा, ये क्या चीज है? वर्क डन ऑन सिस्टम। वर्क डन ऑन सिस्टम का मतलब क्या होता है? कंप्रेशन। कंप्रेशन, तभी तो पीछे कंप्रेसर बोलते हैं उसको, जो इन डिवाइसों में लगा रहता है, एसी में और फ्रिज में। ये एरो देखिए, दिस इज वर्क डन ऑन सिस्टम है, दिस इज कंप्रेशन, दिस इज कंप्रेशन। इज इट ओके? है ना? अब जब गैस कंप्रेस होती है तो भी तो गर्म होती है ना, तो यानी इसके तो लग गई ना, इधर वाली हीट को भी झेलेगा, और इसकी वजह से जो कंप्रेशन से इसमें हीट बनी है वो भी इसी में घुसी, तो ये बंदा इसकी और इसकी दोनों की हीट निकाल देता है। इसीलिए इसका प्लस इसका सम इक्वल टू Q1 है। इसको भी फील कर लीजिए। समझना भी आसान था लेकिन फील करना भी जरूरी था। कितने लोग मेरी इस डायलॉग को समझ गए कि ये जो Q1 हीट है जो उसने रिजेक्ट की है, जो रिजेक्ट किए वो इसका प्लस इसका सम है, क्योंकि इसने भी तो हीट बनाई होगी ना अंदर। आप कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेशन से भी हीट जनरेट हुई, तो ये दोनों हीट निकाल देते हैं, बिल्कुल दोनों हीट निकाल देते हैं हम इसको, ताकि ये फिर से रेडी हो जाए हीट खींचने के लिए। अब यहां पर एक चीज समझना, यहां पर एक चीज समझना, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे सब्जी बनती है, सब्जी बनती है तो सब्जी बनने के बाद ऊपर से थोड़े धनिया डाल देते हैं बस, और क्रेडिट ले जाता है धनिया, और तेजपात का पत्ता जो उसको टेस्ट देता है उसको बाहर निकाल के सबसे पहले फेंक देते हैं, जिसकी वजह से, जिसका कंट्रीब्यूशन है। तो कुछ लोग ना गाते ज्यादा है, काम कम करते हैं, गाते ज्यादा है। तो अब गौर से सुनना, जितने भी हीट पंप है उनके साथ एक लिमिटेशन है। हमने बनाया है इसको इस पर्पस के लिए, इस बार हमारा बेटा ये है आउटपुट, ये चाहते हैं हम आउटपुट। भाई अब बताओ हीट पंप किस पर्पस के लिए बनाए? मैंने इसलिए पंखे वाला एग्जाम्पल लिया, वो बनाए हीट खींचने के लिए। तो दिस इज अ डिजायर्ड आउटपुट, हम चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा खींचे, और दिस इज इनपुट, है ना? अब देखिए हीट खींच रहा है Q2, खींच रहा है वो Q2 और निकाल रहा है Q1, खींच रहा है Q2 निकाल रहा है Q1, और गौर से देखो Q1 Q2 से बड़ा है या नहीं, क्योंकि Q1 Q2 प्लस कुछ है, Q1 की वैल्यू Q2 प्लस कुछ है। तो आप देख रहे हो जितनी हीट निकाली नहीं उसने चैम्बर में से, उससे ज्यादा वो फेंक रहा है। हीट निकाली है Q2, फेंक ज्यादा रहा है, यानी काम कम किया है, गा ज्यादा रहा है, काम कम किया है, गा ज्यादा रहा है, कि मैं देखो इतनी हीट है ना। तो ये भी ध्यान रखना कि जितने भी हीट पंप है, जितने भी, उन सब के साथ ये लिमिटेशन होती है कि चैम्बर से उतनी हीट निकलती नहीं है, गा ज्यादा देते हैं, है ना? जैसे वो होता है ना, मम्मी मम्मी, जैसे एक मिनट, जैसे टीचर कहते हैं कि कल सबको 50-50 रुपए जमा करने हैं, सबको 50 रुपए जमा करने, सब बच्चों को कल एक ग्रुप फोटो होगा, ठीक है? अब बच्चे आपस में क्या कहते हैं, अबे साला 20 रुपए में फोटो खिंच जाता है, 30 रुपए का साला खुद नाश्ता करेंगे, कमीशन मार रहे हैं ना, 20 रुपए में फोटो खिंच जाता है, 50 रुपए मांग रहे हैं हमसे, साला स्कूल नहीं हो गया, लूटना हो गया ये। हाँ, फिर घर जाते मम्मी वो 100 रुपए मांगे स्कूल वालों ने फोटो खींचने के, है ना? आप देखना ये प्रोसेस कैसी जा रही है, ये 100 रुपए वाले ने, अब मम्मी कहती है ये भी ना स्कूल वाले लूटते हैं, 50 रुपए लगते होंगे, 50-60 रुपए, है ना, और 100 रुपए मांग रहे हैं, अभी ला पापा से लाती हूँ, सुनो जी जरा 150 रुपए देना ग्रुप फोटो के लिए, बच्चे को फोटो को चाहिए वैसे। ये सारा कमीशन बढ़ता जा रहा है, सबका काम हो रहा है वही 30 रुपए का, 20 रुपए का, लेकिन सब अपना कमीशन जोड़ रहे हैं। तो यानी हीट खिंच रही है Q2, हीट खिंच रही है Q2, और गा रहे हैं Q1, तो ये फेंकेगी ज्यादा हीट, है ना? अब इसका एक डिसएडवांटेज बताता हूं आपको, बताना, ये मैंने कमरा बनाया और ये बना दिया एसी, है ना? तो बताना क्या बताया था, ये Q2 हीट खींच रहा था, ये एसी है, Q2 हीट खींच रहा था और Q1 निकाल रहा था, है ना? यही तो मतलब है। और इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, वो मैंने दिखाई नहीं था, प्लग लग रहा है, वो प्लग लग रहा था, Q2 हीट खींच रहा है, Q1 निकाल रहा है। आज आपको एक चीज शायद अच्छी लगे, ये वही कमरा है। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों एसी को पूरी तरीके से कमरे में अंदर क्यों नहीं रख लेते, क्यों नहीं अंदर रख लेते, हटा ऐसे क्यों रखते हैं कि आधा अंदर आधा बाहर, दीवारों के बाहर रहता है। फिर ये तो पता है क्या होगा, अब वो हीट भी इसी में से खींचेगा और निकालेगा भी इसी में, Q1 Q2 खींच रहा है इसी में से, अब वो मशीन क्या हो गई, वो इसी कमरे में से हीट खींच रही है और इसी में डाल रही है। अब प्रॉब्लम ये है बेटा, आप खुद सोचो, ये जितनी खींच रहा है उससे ज्यादा तो ये निकाल रहा है, तो अब ये कमरा ठंडा हो ही नहीं सकता, उल्टा ये तो गर्म हो जाएगा।
क्योंकि दुनिया के हर हीट पंप के साथ ये कहानी है कि जितनी वो हीट खींचता है, तभी मैंने इस पे स्ट्रेस दिया, जितनी वो हीट खींचते हैं उससे ज्यादा तो वो निकाल देते हैं, जितनी हीट खींचते हैं उससे ज्यादा वो निकालते हैं। तो ये कमरा ठंडा होगा ही नहीं, ये तो गर्म हो जाएगा ना। फिर यही जुगाड़ ठीक लगती है कि एक काम करो, हीट खींच के सराउंडिंग में डालो, ठंडा कर लो, तो ये ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही सुनिए एक जीके का क्वेश्चन कि फ्रिज, यदि इस कमरे में देखो ये रहा कमरा है ना, और ये फ्रिज है, ये फ्रिज रखा है कोने में है ना, ये रहा, ओके, ये रहा फ्रिज। अच्छा ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले ये बता तो मैं आगे कोशिश करूं कि क्यों एसी को अंदर नहीं रखते, क्योंकि एसी को इस तरीके से इंस्टॉल करवाए जाते हैं, क्योंकि एसी को पूरी तरीके से, एक कूलर नहीं है, कूलर में कंप्रेसर नहीं होता, कूलर में नहीं होता कंप्रेसर, एसी फ्रिज इनमें होते हैं, ठीक है, लेकिन एसी का कंप्रेसर बहुत हैवी होता है। सोचो एसी को ठंडा करना है पूरा कमरा, फ्रिज को करना होता है वो भी थोड़ा छोटा, और ऐसा चेंबर जो अच्छे से सीलर होता है। फ्रिज पता ना रबड़ की पाइप तक लगी रहती है, ढक्कन यदि खोल दो तो तुरंत बंद जब करो तो ढंग से सीलिंग होती है, तो एक छोटा सा नन्ना मुन्ना होता है, उसमें क्या छोटा सा कंप्रेसर जरूरत है। अब देखिए एक जीके का क्वेश्चन कि ये रहा हमारा फ्रिज और ये रहा वही कमरा, ये रहा हमारा वही फ्रिज है ना, ये फ्रिज, ओके। ये गलती से यदि रात को ये गेट खुला रह जाए एसी का, ओ सॉरी फ्रिज, इसका मान लो फ्रिज का गेट खुला रह गया रात को ऐसे, और आप सोने लग गए, सोने चले गए, तो अब आप अपने, मैंने इसलिए इसको गेट माना, ये खोला रख दिया, अब आप बताइए कमरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कमरा ठंडा हो जाएगा या गर्म हो जाएगा, सोच के बताइए। आंसर ऑलमोस्ट दे भी चुका हूं, खुद सोचना कि इस सिचुएशन में इसमें नहीं, इसमें कि यदि गेट खुला रह जाए ये वाला, तो कमरा ठंडा होगा या गर्म होगा। छाया के लिए ठंडा, सुहानी के लिए ठंडा, ओके। चलिए तो वैसे मेरी मेहनत मुझे लग रहा है यहां लगी है, मुझे सुहानी एटलीस्ट तेरे आंसर से यहां लगी है, यहां सोचा नहीं आपने। चलिए मैं मदद करता हूं, देखिए वूम का 2 है, अच्छा वो भी कह रही ठंडा हो जाएगा, मुझे ठंडा कर दिया तुमने, इतनी मेहनत से पढ़ाता हूं, इतने कॉन्सेप्ट देता हूं। चलिए देखिए अब पता है क्या होगा, सुनिए, जब फ्रिज, थोड़ी दीवार को पीछे खिसकाता हूं थोड़ी सी, जब फ्रिज ऐसे है प्रॉपरली गेट फेट लगाए, तो देखना इस चेंबर की हीट निकलेगी, है ना, इस चेंबर की हीट निकलेगी और यहां रिजेक्ट कर देगा, कमरे में रिजेक्ट कर देगा। अब ये चेंबर है कितना छोटा सा, नन्ना मुन्ना सा, मान लो सपोज करो 10 जूल हीट निकली तो 12 जूल उसने फेंक दी, 10 जूल निकली 12 जूल फेंक दी, तो कमरे में थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ गया होगा, है ना। पीछे की तरफ गर्म भी रहता है, फ्रिज का पीछे का एरिया गर्म रहता है कि नहीं, वो रीजन ही यही है कि 10 जूल हीट खींचता है, 12 जूल फेंकता है। लेकिन यदि ये गेट खुल गया, मैं दीवार थोड़ी पीछे करूं पहले, यदि ये गेट खुल गया तो अब उसको हीट इस पूरे कमरे से, इस नन्ही सी जान पर, अब हीट तो सोचो, अब हीट तो ऐसे खींचेगी ना, क्योंकि गेट तो तुमने लगाया ही नहीं है, अब हीट खींचेगी ज्यादा, या उसके बस में जितनी होगी, है ना। अब तो वो ऐसे हीट खींचेगा, गेट तो तुमने लगाया ही नहीं है, अब कमरे में तो थोड़ी ज्यादा हीट बनी होगी, सपोज करो 50 जूल, अब ये 50 जूल हीट खींचेगा और 60 जूल फेंकेगा कमरे में। मैंने उसी रेशियो में ले लिया है कि 10 का 12, 10 का 12, 10 का 12, तो 50 का 60, 50 का 60। अब आप बताइए क्या हुआ, उस कमरे में से खींच रहा है 50 जूल और उसी कमरे में डाल रहा है 60 जूल, उसी कमरे में से खींच रहा है 50 जूल, उसी में डाल रहा है 60 जूल, तो फ्रिज खोलने से गर्म, वो ठंडा नहीं होने वाला कमरा। ये पैराडॉक्स दिमाग से निकाल दीजिए। अब आप साइंस के स्टूडेंट हो, थर्मोडायनेमिक्स के भी स्टूडेंट हो, फ्रिज का दरवाजा खोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा वो कमरा गर्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ यदि फ्रिज का बैग एसी की तरह खोल दो तो बात अलग है कि इसका पिछवाड़ा कमरे के बाहर हो तो, लेकिन फ्रिज इस पर्पस के लिए नहीं बनता ना, ठीक। हाँ होपफुली कि मैं आपको ये चीजें समझा पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मान लो, या ये मान लो कि इसकी हीट प्लस इसकी हीट निकाल दी, तो आपने देखा ये निकालता कम है, काटता ज्यादा है। यहां से भी W किसके बराबर आया, Q1 माइनस Q2, ठीक है। अब एक वर्ड आता है यहाँ पे, वहां पे बोलते हैं ना एफिशिएंसी, यहाँ बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और ये चीज मैं आज तक नहीं जान पाया हूं, आप भी बस पढ़ लीजिए। वही चीज को एफिशिएंसी क्यों नहीं बोल सकते, है वही चीज, है वही चीज, और अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। नीचे इनपुट
और ऊपर वही डिजायर्ड आउटपुट जिस चीज के लिए वो मशीन बनाई है। तो बेटा इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलूंगा कि मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि यहाँ एफिशिएंसी वर्ड हटा के कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, हालांकि मैच कर रहा है वो वर्ड कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है ना, डिजायर्ड आउटपुट अपॉन इनपुट। अब इनपुट के रूप में क्या खर्च हो रहा है आपका, बोलो देख के बताओ। इनपुट के रूप में बिजली खर्च हो रही है जो कंप्रेसर को चलाने के लिए चाहिए वर्क, और डिजायर्ड आउटपुट आपका Q2 है क्योंकि आपने Q2 खींचने के लिए, Q2 हीट खींचने के लिए बनाया है ये हीट पंप। ओके, तो एल्फा बराबर Q2 अपॉन W। तो एल्फा यही की यही, Q2 की जगह Q2, W की जगह Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। अब इसको ना थोड़ा सा अलग अंदाज में मैं डिराइव कर रहा हूं, अलग अंदाज में इसको पेश करने जा रहा हूं। यहां तक तो सब आसान है। तो एल्फा बराबर मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर ये जो Q2 है और नीचे क्या है Q1 माइनस Q2 है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को Q1 से डिवाइड कर रहा हूं। चेक करना, इसको भी Q1 से डिवाइड कर रहा हूं, इसको भी Q1 से डिवाइड कर रहा हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को Q1 से। तो एल्फा हो गया Q2 अपॉन Q1, ये तो Q2 अपॉन Q1। अब ये वाला डंडा ये था, ये इसमें जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। और एक चीज आपके सिलेबस से हटा दी है, उस रेशियो को मैं यूज करूंगा कि Q2 अपॉन Q1 T2 अपॉन T1 के बराबर भी होता है। Q2 माने सिंक से निकाली गई हीट, सिंक के टेम्परेचर के, Q1 सोर्स को डाली गई हीट, सोर्स के टेम्परेचर। तो Q2 अपॉन Q1 T2 अपॉन T1 के बराबर होता है। इसका प्रूफ एक टॉपिक हुआ करता था कार्नोट साइकिल, है ना। और अच्छा मैं एक और चीज बताता हूं, कार्नोट साइकिल, कार्नोट हीट इंजन भी बोलते हैं, एक आइडियल हीट इंजन है। जैसे आइडियल गैस नहीं होती ना, एक आइडियल हीट इंजन है। कार्नोट ने बस एक अप्रोच दी थी, सुन लो क्योंकि सिलेबस में तो वो रहा नहीं, कि आपको ये ना लगे कि हमने एक ऐसी चीज, एक ऐसा कॉन्सेप्ट सुना भी नहीं। कार्नोट एक साइंटिस्ट थे, कार्नोट CARNOT, उन्होंने एक प्रोसीजर ऑन पेपर बनाया, ऑन पेपर प्रोसीजर, जो आज तक कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया, कि यदि हीट इंजन बनाओगे तो 100% एफिशिएंसी बनने की संभावना है। हालांकि बन नहीं पाएगा जब तक 0 केल्विन नहीं बनेगा, लेकिन उन्होंने ये बनाया था कार्नोट साइकिल ने कि मेरा हीट इंजन इस दुनिया में सबसे बेस्ट होगा। हाँ, उन्होंने एक चीज बताई, 100% एफिशिएंसी एग्जैक्टली वो भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया था मेरा जो हीट इंजन बनेगा वो इस दुनिया का सबसे बेस्ट इंजन होगा। इन्होंने ऑन पेपर प्रूव भी किया। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, यदि उस हीट इंजन को बनाने की कोशिश की जाए तो वो इंजन इतना धीमे चलेगा कि आप गाड़ी से निकल के पैदल भी चले जाओगे तो आप आगे पहुंच जाओगे। इतना धीमे बनेगा इंजन, एक लंगड़ा आदमी भी उस इंजन से तेज चल लेगा। तो फिर उसको क्यों एग्जीक्यूट करेंगे हम, सोचो, है ना। इसलिए उसकी कोई प्रैक्टिकल ही नहीं बना है वो कार्नोट हीट इंजन। हाँ, तो चलिए, तो Q2 अपॉन Q1 T2 अपॉन T1 के बराबर होता है। ये कार्नोट साइकिल में एक प्रोसेस में हमें प्रूव करने को मिलता है, यदि वो सिलेबस में होता तो। वैसे इसको फील करना इतना बुरा भी नहीं है कि भैया हीट, किसी भी सिस्टम की हीट उसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, किसी भी सिस्टम की हीट उसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल तो होती है, किसी भी सिस्टम की हीट उसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जब सिंक की हीट सिंक का टेम्परेचर, सोर्स की हीट सोर्स का टेम्परेचर, और जब इसे डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो बताइए एल्फा इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 को T2 अपॉन T1 लिख दीजिए, अपॉन ये 1 की जगह 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 की जगह T2 अपॉन T1, क्योंकि सवाल Q2 Q1 की जगह टेम्परेचर पे आते हैं। तो एल्फा इक्वल टू, ओके, इसे सॉल्व करिए, ये ऐसे करके एडजस्ट हो जाएगा। इसको जब सेट करोगे तो T1 कट जाएगा, वो ये रह जाएगा। अब इसमें एक गलती, एक ही न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में, वो भी फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो डिनोमिनेटर में तो तुम टेम्परेचर केल्विन में रख लो चाहे सेल्सियस में, नीचे तो पाप धुल जाएंगे, क्योंकि नीचे तो T1 माइनस T2 है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस सेल्सियस और केल्विन में एक जैसा होता है। लेकिन ऊपर आपको टेम्परेचर सेल्सियस और केल्विन दोनों लिखने की छूट नहीं है ना, इसीलिए इस सवाल को करते समय ध्यान रखना, टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल में ही डालने की आदत डालना, एब्सोल्यूट स्केल यानी केल्विन स्केल में, क्योंकि इंडिविजुअल टी की ऐसा यूनिट तो केल्विन ही है। वो तो केल्विन और सेल्सियस में आपके पाप इसलिए धुल जाते थे क्योंकि डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, एक झंडू सा सवाल है, मैं अभी बता देता हूं कि इसको अभी बता देता हूं कैसे करना है।
ठीक है, वो है 12.10, मतलब थर्मोडायनेमिक्स का सबसे लास्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है अ रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर है, इज, कहां गया, हाँ, इज टू मेंटेन ईटेबल्स केप्ट इनसाइड एट 9 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो 9 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अंदर मेंटेन कर रहा है। ठीक है, इफ रूम टेम्परेचर इज 36, यानी बाहर का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको इसकी कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब बताइए ये जो 9 डिग्री सेल्सियस है वो क्या चीज है, T1 है या T2 है, बताओ। 9 डिग्री सेल्सियस सिंक का टेम्परेचर है, चैम्बर का टेम्परेचर है, यानी ये T2 है, और यहां से हीट निकाल के यहां डाली गई, ये T1 है। अब जब आप अल्फा निकालोगे तो T1 माइनस T2, 36 में से 9 गए, कितना बचेगा, 27। अब इसे 27 केल्विन लिखो चाहे 20 सेल्सियस लिखो चलेगा, लेकिन T2 9 नहीं लिख सकते आप, आंसर गलत आएगा क्योंकि वो 9 डिग्री सेल्सियस है। तो T2 को आप केल्विन में बदल दीजिए, ओरली कन्वर्ट करना जानते हैं तो बताइए, 9 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितने केल्विन, बताइए। 9 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितने डिग्री केल्विन, 273 में 9 जोड़ दीजिए, 282। देखना मैं सही हूं गलत हूं, 282 केल्विन, यहां पे 282 रख दीजिएगा केल्विन। अब केल्विन से केल्विन अब कटेगा, ऐसे सवाल हो ही नहीं सकता था कि ऊपर केल्विन नीचे सेल्सियस, नीचे सेल्सियस ऊपर केल्विन। ठीक है, इसे सॉल्व कर देना, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ये था इसका रेफ्रिजरेटर का काम। ठीक है, इसके सवाल बहुत ही झंडू आम है। एक बार आप हीट इंजन का 12.7 सवाल कराता हूं, ठीक है, आपको भी लगेगा यार ये दाग है, मतलब 11th पर जो सवाल कराने लायक है वो मैं बाद में करा दूंगा, या कैसे भी अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। यदि आज की मीटिंग में जितने हो जाएंगे उतने करा दूंगा, आज की मीटिंग में जितने हो सकते हैं ना वो तो मैं सारे करा दूंगा। अभी एक टॉपिक और बच रहा है, फिर एक टॉपिक और बच रहा है बस। क्वेश्चन है 12.7, कितना आसान क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक स्टीम इंजन है, डिलीवर 5.4 इंटू 10⁸ जूल ऑफ वर्क पर मिनट। कितना वर्क डिलीवर कर रहा है वो, 5.4 इंटू 10⁸ जूल पर मिनट वर्क डिलीवर कर रहा है वही स्टीम इंजन। एंड सर्विसेज 3.6 इंटू 10⁹ जूल ऑफ हीट पर मिनट फ्रॉम इट्स बॉयलर। ठीक, यानी बॉयलर से इतनी हीट की सर्विस उसको दी जा रही है, 3.6 इंटू 10⁹ जूल पर मिनट की हीट उसको दी जा रही है। तो वो कह रहा है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, परसेंटेज में निकाल देना, और हाउ मच हीट इज वेस्टेड पर मिनट, Q2 निकालना है। बताना इससे सस्ता सवाल होगा हीट इंजन का, हीट इंजन का इससे सस्ता कि इतनी। अब हीट इंजन का ध्यान करो, Q1 हीट लेके वर्क कन्वर्ट करता था, इसमें से ऐसे घटा देना, Q2 निकल जाएगा, एफिशिएंसी निकाल देना। पर ध्यान रखना ये 10⁹ है, 10⁸ है, या तो इसको एक काम कर लेना, इसमें से एक जीरो इसे दे दो तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁸ जूल पर मिनट। अब करना सवाल, यानी इतने जूल हीट की सर्विस लेके इतना वर्क कर पा रहा है और बची हुई वो वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये सवाल तो कराने लायक नहीं है ना, इसलिए मैं करा नहीं रहा हूं। अब मैं आपको बस एक छोटा सा झंडूबाम टॉपिक और पढ़ा दूं, और ये चैप्टर थ्योरेटिकल खत्म, जितना आपके सिलेबस में है वो खत्म। वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअली पता है क्या था, हमने पहले फर्स्ट लॉ मिल गया फिजिक्स को, फिर सेकंड लॉ मिल गया, थर्मोडायनेमिक्स में जो लिमिटेशन थी वो मिल गई। उसके बाद एक ऐसा लॉ आया जो फिजिक्स को लगा यार ये तो सबसे पहले पढ़ना चाहिए हमें, ये तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पहले पढ़ना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि यार अब फर्स्ट लॉ का नाम फर्स्ट लॉ हो चुका था, सेकंड लॉ का नाम सेकंड लॉ हो चुका था, और फिजिक्स ये चाह रही थी कि इसे फर्स्ट लॉ से भी पहले पढ़ना चाहिए। तो या तो सबके नाम बदलो कि आज रात 8 बजे से फर्स्ट लॉ का नाम सेकंड लॉ हो जाएगा और सेकंड लॉ का नाम थर्ड लॉ हो जाएगा, या तो ये बोलो। तो फिजिक्स ने एक चालाकी चली, बदलो मत उनको, फर्स्ट लॉ को नाम फर्स्ट लॉ ही रहने दो, सेकंड का सेकंड रहने दो, इसको ऊपर ही तो पढ़ना है, तो इसका नाम दे दिया जीरोथ लॉ। तो ये नाम जीरोथ लॉ इसलिए आया था कि फिजिक्स को ऐसा लगा कि फर्स्ट लॉ से भी पहले पढ़ना चाहिए। ठीक है, और आया ये सबसे बाद में था इनमें। अब ये क्या कहता है, देखिए कि यदि मान लो मेरे पास, देखिए ये एक कंटेनर है जिसकी ये दीवार है ना इंसुलेटिंग है, मतलब इसके अंदर जो कुछ होगा वो सराउंडिंग से एक्सचेंजेबल नहीं होगा। ये जो मोटी मोटी दीवारें बनाई है ना, इसे इंसुलेटिंग वॉल मानना।
अब इसके अंदर 3 सिस्टम और है। अब एक चीज ध्यान देना, मैंने ये वाली दीवार भी मोटी बनाई है, तो यानी ये भी इंसुलेटिंग वॉल है। ये इंसुलेटिंग या एडियाबैटिक वॉल भी बोलते हैं बेटा, इंसुलेटिंग बोल दीजिए वॉल, या एडियाबैटिक वॉल भी बोल देते हैं, एडियाबैटिक वॉल। और केवल इस पतली वाली को कंडक्टिंग वॉल इमेजिन करना बस। ये वाली कंडक्टिंग वॉल है, ये वाली, ठीक है। अब इस चेंबर के अंदर एक सिस्टम भर दिया, उसका नाम है ए, इसके अंदर दूसरा सिस्टम भर दिया, उसका नाम बी है, इसके अंदर कोई तीसरा सिस्टम गैस फैस जो भी भरनी है वो सी। इज इट ओके? ये 3 सिस्टम भरे हुए हैं। अब इन तीनों का सराउंडिंग से तो कोई एक्सचेंज है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ बंद है। देखो ये, तो ये बाहर से कुछ नहीं करेगा, बाहर से कुछ नहीं करेगा, और इस समय ये आपस में भी कुछ नहीं करेंगे। जो कर सकते हैं, ए सी के साथ कुछ एक्सचेंज कर सकता है, वो भी हीट एनर्जी। मास नहीं एक्सचेंज करने अलाउड किया हमने, बताना सी से क्यों कर पा रहे हैं। और मैंने दोनों एरो इसलिए डाले कि अभी मैंने हायर लो टेम्परेचर से कुछ बोला नहीं है, जिसको जो देना होगा हीट। तो देखिए इसका मतलब ये है कि ए से सी में या सी से ए में कुछ भी हो रहा होगा, आपस में हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे होंगे। ऐसे ये कर रहा होगा आपस में, क्योंकि ये वाली दीवार कंडक्टिंग है। तो हमने केवल बी से सी को और ए से सी को अलाउ किया। अब जब ये सेटल हो जाए, थोड़ा वेट करिए, जब ये सब कुछ सेटल हो जाए तो उसके बाद हमने क्या किया, ये वाली दीवार इंसुलेटिंग कर दी और ए और बी के बीच में कंडक्टिंग वॉल जनरेट कर दी। मतलब सिस्टम सी में सी है, ए में ए है, ठीक है। जब ए, इसमें क्या किया, तब तक वेट करना है, ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाने दो, और ऐसे ही बी को सी के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाने दो, जब तक वेट करिए। मतलब ये इससे इस पर तब तक नहीं आना जब तक इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। तो लेट थोड़ी देर वेट किया, थोड़ी देर बाद हमने देखा कि ए और सी के बीच में फर्दर प्रोसेस नहीं हो रही, बिकॉज ए सी के रेस्पेक्ट इक्विलिब्रियम में आ चुका है, बी सी के रेस्पेक्ट इक्विलिब्रियम में आ चुका है, और बी से सी के बीच में कोई फर्दर प्रोसेस नहीं है। जब ये थम जाए उसके बाद ये दीवार इधर कर देना, ये वाली इधर कर देना। अब ए और बी के बीच में एक्सचेंज करवाना कुछ भी, तो कितना झंडू लॉ है आप भी कहोगे। जब आप यहां से अचीव करके आए हो और फिर इनसे कह रहे हो कि अब करो, तो यार जब वो दावत में ठूस ठूस के खा चुके हैं, पेट भर चुके हैं, 5 बार गाजर का हलवा खा चुके हैं, ये यानी आपस में दोनों का पेट भर चुका है। अब ए और बी कुछ करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो पता ना क्या ए और बी फर्दर कुछ करेंगे। अच्छा आपको क्या लगता है कि यहाँ पे तो सब सेटलमेंट करा लिया तुमने, और उसके बाद आप कह रहे हो चलो आपस में जो करना है करो, हाथ मिलाओ, तो ये हाथ भी नहीं मिलाएंगे। अब क्या करें, तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। क्योंकि जब ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में आ चुका है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में आ चुका है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि ए भी बी के साथ इक्विलिब्रियम में आ चुका होगा। आप उसे बाद में कनेक्ट करके चेक कर लेना, यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको पता भी नहीं चला बातों बातों में। इफ ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, इक्वल लिख देता हूं ऐसे ही, कोई नहीं, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में आ चुका है, तो सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट है ए और बी आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगे। ये समझ में आया नहीं है, ये बताओ। एक बार एक टीचर पढ़ा रहा था कि बेटा ये समझ में आ गया कि नहीं कि ए इक्वल टू सी है और बी इक्वल टू बी सी है, तो फिर ए और बी बराबर होंगे ना। हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा क्या, चल एक्सप्लेन कर। सर सिंपली आई लव यू, बच्चा कह रहा है टीचर से आई लव यू एंड यू लव योर डॉटर, है नहीं। अब आगे तो तुम समझदार हो। चलिए, तो वही चीज, ए यदि सी के साथ इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहां से सुनिए टेम्परेचर की डेफिनेशन कैसे डिजाइन हुई, सुन लीजिए। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ओम शांति ओम ने दीपिका पादुकोण को इंट्रोड्यूस किया, दीपिका पादुकोण को डिफाइन किया, ओम शांति ओम ने। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया, कौन जानता था नहीं तो इंटरनल एनर्जी को। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने टेम्परेचर को डिफाइन किया। वो कैसे किया सुनिए। मैंने कहा था ना असली डेफिनेशन जीरोथ लॉ में आएगी, वो आ चुका है आज दिन। पास्ट में मैंने टेम्परेचर की केवल टाइम पास डेफिनेशन बता दी थी, इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस।
फिजिक्स को लगा है कि हम उससे अच्छी डेफिनेशन यहां देंगे, तो वहां तो मैंने काम चलाओ डेफिनेशन दे दी थी, इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अब सुनिए, जो डेफिनेशन ये है, जब कोई दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, ये दोनों सिस्टम, तो हम गारंटी नहीं लेंगे कि इनके प्रेशर बराबर हो। भगवान जाने इनका प्रेशर क्या हुआ होगा, वॉल्यूम की हमारे पास कोई गारंटी नहीं, इनकी अलग अलग डेंसिटी हो सकती है, लेकिन एक चीज जरूर है जो बराबर हो गई होगी, वो है टेम्परेचर। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? पहले ये जो मैंने बोला वो समझ में आया कि नहीं? मुझे इन दोनों के ये इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, पर आई कांट गारंटी कि इनके प्रेशर बराबर होंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता प्रेशर बराबर होंगे कि नहीं। आई कांट गारंटी कि इनकी इंटरनल एनर्जी बराबर होंगी कि नहीं, मुझे कोई गारंटी नहीं कि इनके वॉल्यूम बराबर होंगे कि नहीं। भाई इसका वॉल्यूम छोटा है, इसका बड़ा है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक चीज की गारंटी है, वो है सर इनके इक्विलिब्रियम में आ गए ना, आपने कहा ना इक्विलिब्रियम में आ गए, मैंने कहा तो सर टेम्परेचर तो बराबर हो गई होगा। तो टेम्परेचर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी इक्वलिटी ऑफ विच गारंटी दैट द गिवन टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी थर्मल इक्विलिब्रियम की गारंटी यदि कोई दे सकता है तो वो टेम्परेचर की इक्वलिटी दे सकती है। ये टेम्परेचर की डेफिनेशन है। इज इट ओके? अब आप मुझे बताइए